किसी वकील ने कोई तोप नहीं चलानी, फहद सदीकी हो, ABC हो, अरे दाल भेजी, किसी वकील का कोई काम नहीं। तो 8 करोड़ 80 लाख रुपए तो यही बन जाता है जो बैलेंस फीस हर महीने कमा रहे हैं, और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। आप बाप को उसके बच्चे तक रसाई ही नहीं दे रहे, लेकिन उसी बाप से आप खर्चा ले रहे हैं, उसी बाप से आप बैलेंस फीस भी ले रहे हैं, उसी सर देखिए, आप इसमें एक चीज़ मैं आपके नॉलेज में लाऊंगा कि जो फैमिली जुरिसडिक्शन है सर, ये क्वासी पेरेंटल जुरिसडिक्शन है, और जो फैमिली जज है वो लोकस पेरेंटस के तौर पे बैठता है। अब लोकस पेरेंटस क्या चीज़ है सर? लोकस पेरेंटस इज़ लाइक ए वाइज पेरेंट डू। एक अक्लमंद पेरेंट जैसे काम करता है, वैसे लोकस पेरेंटस के तौर पे जज काम करते हैं। लाहौर में सर प्रैक्टिस है, यहाँ पे 6-8 घंटे की मुलाकात दे देते हैं, फिर उसके बाद अपील फाइल होती है, फिर अपील के बाद हाई कोर्ट जाता है और आपका स्केड्यूल बन जाता है और वो चल पड़ता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर कि इस जुरिसडिक्शन में वकील का कोई काम नहीं है। When the judge is working as a locus parentis, he is actually working as an advocate of the child. He should act like a child's advocate. मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें किसी वकील ने कोई तोप नहीं चलानी, फहद सदीकी हो, ABC हो, अरे दाल भेजी, किसी वकील का कोई काम नहीं है। आप वेलफेयर ऑफ माइनर को प्रोटेक्ट करने बैठे हैं। वेलफेयर ऑफ माइनर इसमें क्यों नहीं है कि एक बच्चा अपने बाप से या अपनी माँ से उसके घर पे मुलाकात करे? इसकी क्या जस्टिफिकेशन आप समझते हैं कि होनी चाहिए? आपके 4 लॉज हैं, चारों की चारों लॉज साइलेंट हैं। आपको डिस्क्रिशन देते हैं जज साहब को। जज साहब डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने में नाकाम है। हमारा मसला ये है, वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने में इस वजह से नाकाम है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये डिस्क्रिशन है क्या चीज़। उन्हें बताने वाले इदारे साइलेंट हैं, उन्होंने कोई काम इस पर किया नहीं। कोई जजमेंट पेशावर हाई कोर्ट की आ गई 1962 में, कोई जजमेंट कराची हाई कोर्ट की आ गई 1973 में, कोई जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की आ गई 1985 में। आप अभी तक उन जजमेंट्स के शहर से बाहर जा ही नहीं सके। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर कि गार्डियन जज डिसएग्री करने की जरूरत करेगा हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से किसी एक पर्टिकुलर मामले पर? मुमकिन नहीं है। उन्हें ये वो इत्मीनान आपके जुडिशल सिस्टम ने देना है। दूसरी बात, सॉरी मैं बात आप हाँ रियासत वाली सर देखिए, जब एक स्केड्यूल ने बन ही जाना है हाई कोर्ट तक जाके, तो वो स्केड्यूल राइट फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट भी तो बनाया जा सकता है। वो स्केड्यूल गार्डियन कोर्ट भी तो बना सकती है। जब आप वेलफेयर ऑफ माइनर की बात करते हैं तो फिर आपने टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ में इन्वॉल्व नहीं होना, तब आपने इन टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ में इन्वॉल्व नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट की रिपीटेड जजमेंट्स हैं इसके ऊपर कि आपने अपना विजन ब्रॉड लाइन करना है। आप अपना विजन कैसे ब्रॉड लाइन करेंगे सर, जब आप विल ऑफ द कोर्ट को एक्सरसाइज ही नहीं करने के लिए तैयार? आपको एजुकेट। और जहाँ तक बात है स्टेट की सर मैं समझता हूँ कि ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान। आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ मसला जहाँ पे आ रहा है वो उनको नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे। मैंने जैसे जिक्र किया 10 लाख श्योरिटी बॉन्ड है, अगर वो घर लेके जाता है बाप, 1,000 रुपये आपको बेले फीस लगा देती है कोर्ट। बेले फीस दी एम्प्लॉय ऑफ द कोर्ट किस चीज़ की बेले फीस लगा रही है सर? मेरा मुलाजिम है, वो उसका काम ही है कि वो मुलाकात कराए। वो आपका बच्चा लेके मुझे दे रहा है, मेरा बच्चा लेके आपको दे रहा है, और आप उसे 1,000 रुपये फिक्स कर देते हैं बेले फीस के नाम पे। आपको जैसे मैंने गुजारिश की, 88,000 केसेज हैं सर, 88,000 बच्चों की मुलाकात, और 1,000 रुपये की आप एवरेज निकालें तो 8 करोड़ 80 लाख रुपए तो यही बन जाता है सर जो बेले फीस हर महीने कमा रहे हैं, और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है सर, आर्टिकल 77, कोई टैक्स आप इम्पोज नहीं कर सकते विदाउट लेजिस्लेशन। आपकी गार्डियन कोर्ट किस लॉ के तहत 1,000 रुपये बेले फीस लगाती है सर? मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी। इनके पास तो पावर ही नहीं है। फैमिली लॉ टोटल साइलेंट है टू गिव जुरिसडिक्शन और टू गिव अथॉरिटी टू द जजेस कि वो लॉ टैक्स लगाएं या फीस इम्पोज करें। कैसे? लेकिन एक प्रैक्टिस है, गलत उलाम है, सो चल रहा है, कोई टच करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक रहेगी बात सर, जैसे मैं बार बार फोकस करता हूँ मुलाकात में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर कि ये बच्चे का बुनियादी हक है सर। अगर उसका बाप गरीब है तो उसका ये मतलब नहीं कि बच्चा अपने बाप से मुलाकात से महरूम कर दिया जाएगा। ये जुल्म है उस बच्चे के साथ। जैसे मैंने जिक्र किया सर, 4 लॉज हैं, चारों की चारों लॉज साइलेंट हैं एज टू दी ड्यूरेशन ऑफ विजिटेशन, एज टू दी क्वांटम ऑफ विजिटेशन एंड एज टू दी एडिक्वेसी ऑफ विजिटेशन।
और अगर ये साइलेंट हैं तो आर्टिकल 227 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कहता है जी कि जहाँ पे लॉ साइलेंट हो कोर्ट इस्लामिक इंजंक्शन से गाइडेंस ले सकती है सर। हम इस्लामिक इंजंक्शन पे चले जाते हैं सर, लॉ साइलेंट है। कुरान हकीम की आयत नंबर 233 है, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 233 है, वो कहती है जी कि नो मदर शैल बी हार्म फॉर हर चाइल्ड एंड नो फादर शैल बी हार्म फॉर हिज चाइल्ड। जब आप कॉन्टेक्ट डिनाइल करें सर, इसे जक्सा पोजीशन समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बाप को उसके बच्चे तक रसाई ही नहीं दे रहे, लेकिन उसी बाप से आप खर्चा ले रहे हैं, उसी बाप से आप बैले फीस भी ले रहे हैं, उसी बाप से आप क्या कहते हैं श्योरिटी बॉन्ड भी भरवा रहे हैं, लेकिन उसे मुलाकात दे रहे हैं 2 घंटे कोर्ट प्रेमिस में आप मिल लो। जिस वक्त वो बाप खुदा न खास्ता एक रीज़न और किसी वजह से खर्चा देने में नाकाम हो जाते हैं, नहीं दे सकते सर, हालात हैं, कोविड है, नहीं सर्वाइव कर सका, छोटे मजदूर पेशा लोग हैं, आप उठाते हैं उसे जेल भेज देते हैं। सर जेल जाने से बच्चे का मेंटेनेंस पूरा हो जाएगा? मुमकिन है? आप उस बाप को उस बच्चे की नज़र में गंदा कर रहे हैं। वो बच्चा अपने नज़रों के सामने अपने बाप को हथकड़ियाँ पहने हुए देख रहा है और उसका पूरी की पूरी ननियाली साइड है, जो उसके कस्टोडियल पेरेंट साइड है, वो ठट्ठा उड़ा रहे हैं उसका। आप मेंटेनेंस ले लेंगे बजाय इसके कि आप उसे जेल भेजें। आप पाबंद करें अपने जो रिफाई इदारे हैं, ये बैतुल शैतुल जो हैं, बैतुल माल को पाबंद करें कि जी वो पे करें। खरबों रुपया आप बेनज़ीर इनकम कौन सी स्पोर्ट इनकम स्कीम के तहत भी तो दे रहे हैं। अगर 88,000 ये बच्चे जिनके नॉन कस्टोडियल फादर, सारे नहीं, मेरे ख्याल में 5-7 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनके नहीं हैं हालात, उन्हें भी ऐड कर दें तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा सर। आप कम से कम उस बच्चे को जिसने कल आपका एक मुअज़्ज़िज़ शहरी बनना है, कल जिसने जज भी बनना है, कल जिसने पुलिस में भी जाना है, कल जिसने बैरोक्रेट भी बनना है, कल जिसने फ़ौज में भी जाना है, आपकी माशरे की वो इकाई है। आप आज से निकलें आगे, आज से 20 साल के बाद देखें कि वो बच्चा कहाँ पे खड़ा होगा और आप कहाँ पे खड़े होंगे। फिर जो बाद में आप किताबें लिख के फेरें और मस्जिदों में सजदे कर के मारते फेरें कि जी गलती होगी, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, तो ऐसे तो नहीं माफ़ी मिल जाएगी। आप तो आपका जब वक्त था, यू विल बी आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ योर्स। आप अपने हर अमल के लिए जवाब दें। जो आप सर इसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि इसमें साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बच्चों का एवेल्यूएशन होनी चाहिए हर 6 माह बाद कि बच्चा ब्रेन वॉश तो नहीं हो रहा, बच्चे के अंदर क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। इफ़ द चाइल्ड इज़ being allowed to have an at home visitation with his non custodial parent, कोई नॉन कस्टोडियल पेरेंट की तरफ से तो अब्यूज़ नहीं हो रहा। साइमल्टेनियसली दोनों कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल पेरेंट का भी साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंस उन्हें मिलनी चाहिए। तीसरी सर इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे विजिटेशन राइट्स जब अलाउ हो जाते हैं तो कस्टोडियल पेरेंट की तरफ से डिनाइल आ जाता है, एक्सेस इंश्योर नहीं होती। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है सर कि हमारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सिस्टम फैमिली लॉ में डेवलप अलाउ है, उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसमें जुर्माना उसमें आई थिंक 2,000 रुपये उसकी सज़ा जो है कंटेम्प्ट की, उसे बढ़ा के 20,000 रुपये किया जाना चाहिए। साइमल्टेनियसली जो कोर्सिव मेजर्स कोर्ट अडॉप्ट कर सकती है, लाइक थ्रू पुलिस या थ्रू वारंट्स, अगर प्रोडक्शन नहीं इंश्योर हो रही बच्चे की, तो फॉर द टाइमिंग बच्चे की कस्टडी शिफ्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस डेवलप होनी चाहिए यहाँ पे। चौथी चीज़ सर जो मैं समझता हूँ इसमें सबसे अहम रोल जो प्ले कर सकती है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट कर सकती है सर। मसलन मैं पंजाब में या लाहौर में काम कर रहा हूँ, तो लाहौर हाई कोर्ट को मैं समझता हूँ कि सर गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए। जैसे गाइडलाइंस हमारी कोर्ट्स सुपीरियर कोर्ट्स टाइम एंड अगेन इशू कर रही हैं, मेंटेनेंस कैसे फिक्स होना चाहिए, इंटरनल मेंटेनेंस कैसे फिक्स होना चाहिए, क्या क्वांटम होना चाहिए, क्या डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कैसे बच्चे की नीड्स को एवेल्यूएट किया जाना चाहिए और कैसे बाप के सोर्स ऑफ इनकम को कंसिडर किया जाना चाहिए। इसके ऊपर हमारी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और सुपीरियर अदर जुडिशरी जो है वो रिपीटेड जजमेंट्स पास कर रही हैं। साइमल्टेनियसली सर मैं समझता हूँ कि इसी तरह विजिटेशन के हवाले से भी हमें सुपीरियर जुडिशरी को गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमारा जो हमसाया मुल्क है सर, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 में गाइडलाइंस इशू की, कर्नाटका कोर्ट ने 2011 में गाइडलाइंस इशू की। उनकी तर्ज पे सर मैं समझता हूँ कि सुपीरियर जो जुडिशरी सुपरवाइजरी कंट्रोल रखती है लाहौर हाई कोर्ट। और आप हैरान होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 6 या 7 बेंचेज़ हैं जो सिर्फ फैमिली का काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उस रश ऑफ वर्क को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू कर दें कोर्ट्स को कि जनाब
अगर बच्चे की उम्र एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में फॉल करती है तो उसका क्वांटम ऑफ विजिटेशन कितना होना चाहिए और प्लेस ऑफ विजिटेशन कितनी होनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है सर कि जैसे कॉन्सेप्ट है माँ के कदमों तले जन्नत है, इसी तरह बाप को जन्नत का दरवाज़ा बयान किया गया अल्लाह पाक के नबी ने अपनी हदीस नबी में, और सही हदीस है। तो उसे बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनने का मौका दिया जाना चाहिए। वो 2 घंटे की या 3 घंटे की कोर्ट प्रेमिसेस की मुलाकात या मैकडोनल्ड्स की मुलाकात में मुमकिन नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक बाप की लाइफ में, बाप की बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। वो सिर्फ ATM कार्ड नहीं है जो सिर्फ मेंटेनेंस पे करेगा, वो उसके साथ अगर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं तो उसके कुछ हकूक़ भी हैं, वो हकूक़ उसे इंश्योर किए जाने चाहिए। हमारा अलमिया, मैं समझता हूँ कि हमारी सुपीरियर जुडिशरी को ये कंसिडर करना चाहिए कि जिन केसेस में बच्चे सिंगल पेरेंट्स चिल्ड्रन ज़्यादातर हैं, उनने, मैं समझता हूँ तो हमें साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए, एक हमें ये चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च को कंसिडर करना चाहिए, और एक हमें उस डाटे को कंसिडर करना चाहिए जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के ऊपर NGOs काम कर रही हैं और उन्होंने डेवलप किया है। बहुत बड़ी तादाद सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन जिनका सेकंड पेरेंट तक एक्सेस कम से कम है, उनमें से बहुत बड़ी तादाद फिज़िकली अब्यूज़ हो जाती हैं, और वो फिज़िकल अब्यूज़ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स करते हैं आपके, और नो इट इज़ वेल विद इन द नॉलेज ऑफ द कस्टोडियल पेरेंट कि मेरा बच्चा अब्यूज़ हो रहा है, लेकिन चूँकि उनकी डिपेंडेंसी होती है तो वो उसके ऊपर कोई उसे रोक नहीं सकते। तो इस सिलसिले में मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उस जो आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उसे पता होगा जी बाप या माँ जो भी नॉन कस्टोडियल पेरेंट है उसकी ईजी एक्सेस, और बच्चे ने हर 10 दिन बाद या 5 दिन बाद या 15 दिन बाद मुलाकात के लिए जाना है तो वो बताएगा मेरे साथ क्या हुआ है, तो एक डिटरेंस रहती है, एक डिटरेंस कायम रहती है वो। और तीसरी और सबसे आखिरी जो 5वीं चीज़ है सर, मैं समझता हूँ कि हमारी जो इनकॉम्पिटेंस है वो जुडिशरी में, ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, वो सिर्फ अपील तक नहीं महदूद होनी चाहिए। अगर एक गलत ऑर्डर हमारी कोर्ट पास करती है तो उसके खिलाफ हमारे पास रेमेडी सिर्फ अपील नहीं होनी चाहिए, बल्कि दैट जज शुड आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। उस जज को अकाउंटेबल करना चाहिए। हमारी जुडिशल सिस्टम में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा प्रोविजन या कोई ऐसा इंस्टेंट जिसमें किसी जज साहब को उनकी नाअहलियत की वजह से डिसमिस किया गया हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत बड़ी तादाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस ऐसे जजेस पे मुश्तमिल है जो क्राउन्स विदाउट द जो किंग्स विदाउट द क्राउन्स की तरह ज़िले सुबहानी की तरह बैठ के काम कर रहे हैं। वो ज़िले सुबहानी ज़्यादा बने हुए हैं बनस्बत जज होने के, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, हमसे ना किसी ने पूछना है, ना कोई पूछगिछ होनी है, कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से अक्सर ख़राब रहते हैं। तो एक तो हमारी जुडिशल जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम गलत ऑर्डर पास करेंगे तो उसके खिलाफ सिर्फ अपील नहीं होगी, उसके खिलाफ दे विल बी पर्सनली इंडिविजुअली दे विल बी पर्सनली बी प्रोसिक्यूटेड। वो ओपन करना चाहिए फेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। मेरे ख्याल में इनफ ऑफ द रिटोरिक इज़ दैट कि जी हमारे जजेस घबरा जाएंगे और डर जाएंगे और हम शॉर्ट कमिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ जजेस का शिकार हैं, दिस एंड दैट, इस तरह की जस्टिफिकेशन हम काफ़ी सुन चुके हैं, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। बेहतरीन तयशात इन्हें दी जा रही हैं, मेरे खर्चे पे दी जा रही हैं। पब्लिक एक्सचेकर बर्डन उठा रहे हैं इनकी गाड़ियों का, इनके ACOं का, इनके बाकी लवाजमात का, तो फिर इन्हें आंसरेबल, अगर हम ये इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका बर्डन भी कम हो जाता है सर, और आपकी पूरी की पूरी एक जनरेशन बच जाती है। सर मैं सबसे पहले तो उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि जी मेरा रिज़्क बहरहाल अल्लाह के पास महफूज है सर। हमारा टेल एंड पे ये मकसद भी होना चाहिए सर कि किसी तरह हम उस बच्चे को डैमेज होने से बचाएं। हमारी तमाम तर काबिलियत और तमाम तर अल्फाज का हेर फेर जो है सर उस बच्चे के डेट्रीमेंट में यूज़ नहीं होना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर बच्चा अपने बाप से, उसके घर पर या माँ से, जो भी नॉन कस्टोडियल पेरेंट है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई इरेपरेबल लॉस पैदा नहीं होता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि हमें चाहिए कि हमारे लॉयर्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो लॉयर कम्युनिटी है, वो इस पे वर्कआउट करे, इस पे काम करे, पढ़े, और जो ख़ास तौर पे नई डायमेंशंस डेवलप हो रही हैं, जो थेराप्यूटिक डायमेंशन है सर फैमिली जूरिस्प्रूडेंस की, उससे एक्नॉलेज करे, उसके ऊपर काम करे। मैं आप ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है सर, लेकिन ये ज़रूर है कि अब एक वो क्लास हमारे यहाँ यंग लॉयर्स की यकीनन पैदा हो रही है जो इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में सर नया काम करना चाहती है, और जो जानती है कि हमें कैसे घर को टूटने से बचाना है।
मेरा अंडरस्टैंडिंग तो ये है सर कि हमें घर तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि घर जोड़ने वाला होना चाहिए। अल्लाह ने अगर हमें ये मौका दिया, क्लाइंट अगर हमारे पास आ गया तो हमें उसे सही बात बतानी चाहिए, हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए, उसे फ़ॉल्स होप्स नहीं देनी चाहिए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग, बार बार अंडरस्टैंडिंग का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ सर कि अगर हम चाहें तो बहुत सारे घर टूटने से बच सकते हैं अगर हम मिसगाइड ना करें, अगर हम वो एक्शंस ना सजेस्ट करें क्लाइंट्स को जिनकी वजह से घर बनस्बत आम रूटीन के जल्दी टूटा जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, हम बहरहाल उस बच्चे को, उस इकाई को बचा सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम मिसगाइड ना करें कि हम तोप चला देंगे और हम ना की लकीरें निकलवा देंगे और उठाएँ और एक हेबियस कॉर्पस फाइल कर देते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जहाँ पे खातून नाराज़ होके आई हैं, तो बजाय इसके कि उन खातून को हेबियस में रिलीफ दिलवाने के चक्कर में पड़ने के आप उसे सच बताएंगे बीबी आपका बच्चा तो ज़ाया होगा ही होगा, आप भी अच्छा खासा इस अदालती लिटिगेशन में परेशान रहेंगी। आए बेहतर सोल्यूशन की तरफ बैठें, अपने शौहर से बात करें, आप नहीं बात करते हम बात करते हैं, सेटलमेंट करें, मामला को निकालें। इन बच्चों के लिए अदालतें मुनासिब नहीं हैं, बच्चों को अदालतों से निकालिए बाहर। सर नहीं, मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपके पास एज ए लॉयर एक खातून या एक मर्द आ रहे हैं, आप उसे अगर फॉल्स होप नहीं देते और उसे तस्वीर का असल चेहरा दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि अगले 4-5 साल तुम सिर्फ जलील हो गए अदालतों में और कोई रिलीफ ले नहीं सकोगे, तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो पार्टी आपके पास आ रही है उसकी होप्स अगर मेलो डाउन हो जाए तो वो मामला रिजॉल्व हो सकते हैं।